आप पढ़ेंगे विसर्ग संधि का सामान्य परिचय। लीजिए, सत्व संधि है, इसका सूत्र है विसर्जनीय से सह। संक्षेप में सुन लीजिए, यदि विसर्ग के बाद या विसर्ग के आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा, दंती सा। ठीक है, इसीलिए इस संधि को सत्व संधि कहते हैं। जैसे रामस धन चलती है, रामस चलती हो रहा है, या निश्चलम हो रहा है, निश्चलम हो रहा है, गौश चलती, बालस चलती, हरिश चलती, पूर्णश्चंद्र, निश्चय, ये सारे उदाहरण विसर्जनीय से सह के हैं। अब आगे आपको देखना है, दूसरी स्लाइड है ऋतु संधि, जिसका सूत्र है सजसो रुह। ये कहता है पदांत सकार, यानी कैसा सकार, पदांत सकार, और सजुष के शकार, मूर्धन शकार को रु आदेश होता है। क्या आदेश होता है? रु आदेश होता है। ये लिखा ना, सा सजुषो रुह, अर्थात ये सजसो रुह क्या आदेश करता है पूछ ले तो रु आदेश करता है। किसको आदेश करता है? पदांत सकार के स्थान पर रु करता है और सजुष के शकार के स्थान पर रु करता है। ठीक है, ध्यान रखना, रु में उ की संज्ञा हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा, रा शेष बचेगा। ठीक हो गया। देखना, आप देखिए, कविश धन अयम है, कविरयम बन जाएगा, हरे रिदम बन जाएगा, गौरयम है, प्रातरहम है, पृतुराज्ञा है, पाशैर्बद्धा है, निर्धनम है, ऋषिर्वदत है, मातुराज्ञा है, भानोरयम है, मुनिरागच्छति है, भानुरुदेत, ये सारे उदाहरण सजसो रुह के हैं। तीसरा है उत्व संधि, इसका सूत्र है ना, एक है अतोरोरप प्लुतादप्लुते, अतोरोरप प्लुतादप्लुते। यदि रु के ठीक पहले, रु जो हुआ है उसके ठीक पहले ह्रस्व आ हो और रु के ठीक बाद में पुनः ह्रस्व आ हो, अर्थात पूर्व में भी ह्रस्व आ हो और पर में भी ह्रस्व आ हो। किसके पूर्व में? रु के ठीक पहले आ हो और रु के ठीक बाद आ हो। अब दो आ के बीच में जो रु है ना, उसको उ हो जाएगा। यही है उत्व संधि। यही क्या है? उत्व संधि। हाँ, अतोरोरा प्लुतादप्लुते भी इसका सूत्र है और हशिचा भी सूत्र है। बस अंतर सिर्फ इतना है, याद रहे कि रु के स्थान पर उ नहीं होता है। किसके स्थान पर होता है? उकार की संज्ञा होकर लोप होने पर जो शेष रा बचता है ना, रा के स्थान पर ही उ होता है। रु के कथन का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि रु के रा को ही उत्व होगा, अन्य रा को उत्व नहीं होगा। इसीलिए अब इसका उदाहरण देखना, जैसे शिवस धन अर्चा, आप देख रहे हैं ना, शिवस धन अर्चा, तो शिवस का सा जो है ना, शिवस का सा, अच्छा ये आप जो देख पा रहे हैं, शिवस के सा के स्थान पर हुआ रु, तो बनेगा शिव रू और अर्चा बनेगा सजसो रूह से रू हो गया। अब आप रू के पहले देखिए तो शिव के वा में आ है, शिव के वा में क्या है? आ है, और अर्चा में देखिए क्या है? आ है। तो ये जो रू आदेश हुआ, ये अर्चा रू के बाद भी आ है और शिव के वा में भी आ है, तो रू के पहले भी आ है और रू के बाद भी आ है। अब इस रू के ऊ का लोप होकर के जो रा बचेगा, इसके स्थान पर ओ आदेश होगा, शिवो धन अर्चा, शिवोर्चा बनता है। क्या बनता है? शिवोर्चा। ऐसे ही देवोपि या शिवोत्र या सोहम या सोपि, रामोयम, देख रहे हैं रामोयम, राम के माँ में भी आ है और अयम में भी आ है, और जो रू आदेश हुआ है पूर्व में भी आ है, बाद में भी। सारे उदाहरण रामो अवदत, देवो धुना, कोयम, सोयम, रामोस्ति, सोवदत, ये सब अतोरोरा प्लुतादप्लुते के उदाहरण हैं। और इसमें उत्व संधि है, ऐसा रू जिसके पूर्व में भी ह्रस्व आ हो और पर में भी ह्रस्व आ हो, तो उस रू का में ऊ का लोप होने के बाद जो रेफ बचेगा उसके स्थान पर ऊ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखना, इस एक सूत्र है इसका हशिचा। हशिचा ये कहता है कि यदि रू के पूर्व ह्रस्व आ हो, जैसे अभी आप अतोरोरा प्लुतादप्लुते में पढ़ रहे थे कि रू के पहले क्या हो? ह्रस्व आ हो, लेकिन बाद में जो ह्रस्व आ की कंडीशन थी वो हशिचा में ये हो जाता है कि हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो फिर रू का जो रा बचेगा ना, उसके स्थान पर ऊ हो जाता है, फिर आ ऊ में गुण संधि हो जाती, यह भी उत्व संधि है। ये भी क्या है? उत्व संधि है। अब जैसे देखना, शिवस धन वंद्या, अब सजसो रूह से शिवस के सा के स्थान पर रू हो जाएगा, तो बनेगा शिव रू और वंद्या, शिव रू और वंद्या। देखना, शिव के बाद जो रू है, उस रू के पहले शिव के वा में आ है कि नहीं, और आगे जो वंद्या का वा आ रहा है वो भी हस प्रत्याहार का है। किसका है? तो हस प्रत्याहार का बाद में वर्ण आएगा। हस होता है हैवरण से लेकर के जब गडदस तक ना, तो जो वंद्या का वा है वो हा या वा में आ रहा है कि नहीं, यानी हस प्रत्याहार में वा आएगा कि नहीं? आएगा। इसलिए हस प्रत्याहार का वर्ण पर में है, तो हशिचा सूत्र से रा के स्थान पर ऊ हो जाएगा, बनेगा शिवो वंद्या। क्या बनेगा?
शिवो बंध्या। ऐसे ही देखो मनोरथा भी इसका उदाहरण है, बहुत परीक्षा में पूछता है। मनोरथा मनस धन रथा, सा के स्थान पर रू होगा, मन रू रथा, और आगे मन रा फिर रथा। मन के रेफ के पहले आ है, और इधर जो रेफ है वो भी क्या है, हस प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए मन उरथा मनोरथा बन जाएगा। ऐसी रामो नयति रामो हसति, मृगो धापति धावति, मेघो गर्जति, सरोवरा पयोधरा, ये वीरो गच्छति यधो गति, यशोदा मनोभावा। ये सारे उदाहरण हर्षिचा के हैं। किसके हैं? हर्षिचा। चलिए आगे आइए, रलोप संधि। रोरी सूत्र है, आपने सुना होगा, विसर्ग संधि में बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है रोरी। अर्थात रा के बाद रा आएगा तो पूर्व रा का लोप हो जाएगा, यही है ना रोरी। रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाए। जैसे आप देखें बालकार रमते आ जाए तो रा के बाद रा आया है तो ये पूर्व रेफ का लोप हो जाएगा, बालका रमनते होगा। क्या होगा? बालका रमनते। अब एक देखना, एक सूत्र और है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। ये कहता है ढा या रा का जहाँ लोप हुआ हो, रोरी में रा के बाद रा आएगा तो पूर्व रा का लोप होगा। ऐसे ढोढे लोपा से भी क्या हो जाएगा, ढा पूर्व में ढा है और बाद में भी ढा है तो पूर्व ढा का लोप हो जाए। ये सूत्र कहेगा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, कहता है यदि ढा या रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अण यानी आ ई उ को दीर्घ हो जाएगा। जैसे लिढ़ धन ढा, लिढ़ धन ढा, लिढ़ में ढा है और आगे ढा है तो पूर्व ढा का लोप हो गया, लिढ़ के ढा का क्या हो जाएगा, लोप। और इस ढा के पहले क्या है, ई, पूर्व में क्या है, ई, और ई अण है कि नहीं, या तो आ हो या तो ई हो या तो ऊ हो। तो जो ली में ई है ये अण है, इसलिए ये ई दीर्घ हो जाएगी तो बन जाएगा लीढ़ा। क्या बन जाएगा? हाँ, अब पूछेगा लीढ़ा का संधि विच्छेद करिए, करना लिढ़ धन ढा। अब ढा के बाद ढा आ रहा है, पूर्व ढा का लोप हो गया, और जिस ढा का लोप होगा ना उसके पहले यदि आ होगा तो बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई होगी तो बड़ी ई हो जाएगी, ऊ होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। देखना फिर एक उदाहरण, पुनर्धन रमते। पुनर्धन रमते, रा के बाद रा आया कि नहीं? इधर देखिए कहाँ घूमते रहते हैं आप। हाँ, बैठे यहाँ रहते हैं, देखते कहीं और रहते हैं, आपको किसी मामा से पटक पटक के मरवाएंगे। पुनर्धन रमते, रा के बाद रा आया कि नहीं? अब पुनर्धन रमते, जो पूर्व रा का लोप कर दीजिए, पुनर के रा का लोप कर दीजिए। अब जिस रा का लोप हुआ है उसके पहले देखिए ना है कि नहीं, ना में आ है कि नहीं, बोले हाँ। और ये जो आ है ये अण प्रत्याहार में आएगा ना, आ ई उ में, तो अण प्रत्याहार का वर्ण जो लोप हुआ है, यानी जो ढा लोप हुआ है अथवा जो रा लोप हुआ है, उसके पहले यदि आ हो तो बड़ा आ हो जाए, ई हो तो बड़ी ई हो जाए, ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाए। तो पुनर्धन रमते में जब रेफ का लोप हो गया तो ना में जो आ है बड़ा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पुनः रमते। क्या बन जाएगा? पुनः रमते। और आपसे पूछेगा पुनः रमते का संधि विच्छेद करिए, पुनर्धन रमते। अब पूछेगा कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि लिखना है, और पूछ लेना कि किस वर्ण का दीर्घ हुआ है, ह्रस्व आ का दीर्घ हुआ है, और किस सूत्र से हुआ है, तो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो वर्ण। ढा लोपे, ढा मतलब होता है ढा, और रा का लोपे माने लोप होने पर, पूर्वस्य माने जो पूर्व का वर्ण होगा, दीर्घा माने दीर्घ हो जाएगा, लेकिन वो अण का होना चाहिए तब। बोले हाँ? और यदि री होगा तो री दीर्घ नहीं होगी, चूंकि अण में री नहीं आती। बोलो हाँ? ए दीर्घ, ए तो दीर्घ ही है, ए ओ अयु तो दीर्घ वर्ण ही है, माने केवल आ ई उ को दीर्घ होगा, री को दीर्घ नहीं होगा, और री का दीर्घ होता ही नहीं है। ली आएगा पूर्व में तो पहले तो अण प्रत्याहार में ली आता नहीं, इसलिए भी दीर्घ नहीं होगा, और ली का दीर्घ होते नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। अब आगे देखना, ऐसे एक उदाहरण और बता दूं, हरिर्धन रम्य। हरिर्धन रम्य, हरिर्धन रम्य में इधर भी रा है उधर भी रा है, पूर्व रा का लोप कर दीजिए, करिए। हरिर्धन रम्य में रा का लोप कर देंगे तो हरि के रा में ई है ना, हाँ, तो हरि रम्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शंभुर्धन राजते, शंभू राजते। समझ में आ रहा ना? हाँ, दीर्घ हो गया, ऊ था इसलिए दीर्घ हो गया। ऐसे गुरुर्धन रुष्टा, गुरु रुष्टा, निर्धन रोगा, नीरोगा। अब देखा निरोगा का संधि विच्छेद पूछेगा, आप निधन रोगा लिख दोगे, अब नहीं लिखेंगे, निर लिखेंगे। निर क्या लिखेंगे? निर, निश निर ये उपसर्ग हैं, निर्धन रोगा है। इधर भी रा आया उधर भी रा आया, बोलो हाँ। पूर्व रेफ का लोप कर दिया आपने, किससे? रोरी से। रोरी से लोप होगा रेफ का। अब फिर यदि जहाँ ढा या रा का लोप हुआ हो, यहाँ रा का लोप हुआ है कि नहीं, तो पूर्व में अण प्रत्याहार के कोई वर्ण है, आ ई उ है कि नहीं? यहाँ देखना निर में ई है ना, आ ई उ अण है ना, तो ई है। अब ये जो नी में ई है
इसको दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा नीरोगा। क्या बन जाएगा? नीरोगा। बहुत सही। अंतर्धन राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ध्यान रखना, अंतर का जो रा लेप हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आगे भी राष्ट्रीय कर रहा आ रहा है तो ता में जो ह्रस्व आए वो दीर्घ हो जाएगा, इसलिए अंतरराष्ट्रीय लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? अंतरराष्ट्रीय। कर लेंगे ना। आखिरी एक सूत्र और सुन लीजिए, रेफ को विसर्ग होता है, खरवसान और विसर्जनीय सूत्र है। कहता है पदांत रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है यदि खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में आए तो। समझ में आया? पदांत रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है यदि खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में आए तो, अथवा अवसान हो तो। अवसान को भी अवसान लिखा ना, खर अवसानयो हो, पर में खर हो तो भी विसर्ग हो जाए और अवसान हो तो भी विसर्ग हो जाए। तो अब समझ लीजिए, समझ में आया कि नहीं? खर एक प्रत्याहार जिसमें काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा यानी वर्गों के पहले दूसरे अक्षर आते हैं और सा, शा, सा ये तीनों सा आता है। अवसान में पदांत तो रा को भी विसर्ग हो जाएगा, जैसे पुनर है तो इसको पुनः हो जाएगा, शनैर शनई हो जाएगा, उच्चैर उच्चई हो जाएगा, नीचैर नीचई हो जाएगा। सब जगह ये पदांत रेफ को भी विसर्ग हुआ है, किसे? खरवसानी और विसर्जनीय से। अब देखा खर बाद में आए तो पदांत रा को विसर्ग, जैसे रामरधन खादती है, रामरधन खादती। ये खादती का जो खा है ये खर है कि नहीं? खादती का खा खर है। और रामर में जो रेफ है, इस रेफ को विसर्ग होगा कब? जब खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तब, है ना। तो रामर का रा है और रा के बाद खर आए, मान लो खादत नहीं होता तो फिर अवसान में रा हो जाता, अवसान में भी रा आएगा तो भी विसर्ग हो जाएगा। जैसे पुनर्धन, पुनर को आपने पुनः कर दिया, पुनर को क्या कर दिया? पुनः। ऐसे रामरधन खादति में रेफ के बाद खा आ रहा है, खा खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए राम खादति बनेगा। क्या बनेगा? राम खादति। ऐसे पुनर्धन पृच्छति, हाँ पुनर का रेफ विसर्ग हो गया, क्यों? क्योंकि उसके बाद पा आ रहा था। पा क्या है? खर प्रत्याहार है। और खर प्रत्याहार का वर्ण ध्यान रखना, पहला और दूसरा वर्ण यदि आएगा तो खर ही होगा। खादति दूसरा वर्ण है इसलिए खर है, और पा अपने पवर का पहला वर्ण है इसलिए खर है। तो खर पहचानने का बड़ा अच्छा सिंपल तरीका, पहला दूसरा वर्ण है तो खर है, लेकिन सा शा सा भी खर है, क्योंकि सक्षर तक जाएगा ना। खप छठत चटताओं के खा से लेकर के शक्षर तक ये प्रत्याहार जाएगा, तो तीनों शा भी इसी में आगे। अब आगे मैं पूछूं, राम, आप ये देखें, रामरधन करोति, रामः करोति, रामः करोति बन जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो बस आप